नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। आज दोपहर बाद वो वाराणसी पहुंचे और कुछ देर में काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक प्रदर्शनी में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स को देखा, वहां कर्मचारियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के अपने दौरे में 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात जिले को देने जा रहे हैं, जो उनका अपना लोकसभा क्षेत्र है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तनिष्क से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ छोटे बच्चों से भी मिले हैं और काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेंगे। एक और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 19,000 करोड़ की परियोजनाएं सौंपेंगे वाराणसी को। अब आम चुनाव बहुत दूर नहीं है। वाराणसी से प्रधानमंत्री जो है वो उम्मीदवार रहे हैं और अगला चुनाव भी वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े व्यावसायिक कार्यालय सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। ये दफ्तर 67 लाख वर्ग फुट में फैला है। इसे बनाने में 3,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सूरत को आज एक साथ कई सौगात मिली हैं। डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने सूरत के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और कहा कि यहाँ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे गुजरात में उन्होंने कहा 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गए हैं। डायमंड बोर्ड्स पर उन्होंने कहा कि सूरत को एक और बड़ा हीरा आज मिला है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई में इजराइल की सेना ने गलती से अपने ही 3 नागरिकों को, जो हमास के बंधक थे, उन्हें मार दिया। इसके खिलाफ अब इजराइल की जनता में काफी रोष है। नेतन्याहू सरकार पर बाकी बचे 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम का या किसी डील का दबाव बढ़ रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। एक बहुत ही चौंकाने वाली वारदात में गाजा में इजराइल की सेना ने अपनी ही गोली से 3 इजरायली बंधकों को मार दिया। इन तीनों युवकों की उम्र 20 साल के करीब बताई गई है। ये किसी तरह हमास के कब्जे से निकल गए थे। इन बंधकों ने हाथ में सफेद झंडा भी पकड़ रखा था। इसके बावजूद आईडीएफ की गोली के ये शिकार हुए, जिससे तमाम सवाल उठ रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपनी गलती मानी है और आगे ऐसी गलती न हो, इसके लिए सावधानी बरतने की भी बात की है। इस बीच बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में भारी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई का घरेलू दबाव और युद्ध विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए फिर से बातचीत चल रही है। टेलीविजन पर दिए गए एक संबोधन में नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पर इजराइल के हमलों के कारण ही नवंबर में करीब आधे बंधकों की रिहाई संभव हो पाई है और इजराइल हमास पर अपना सैन्य दबाव बनाए रखेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायली वार्ता दल से कहा है, इस बात के निर्देश दिए हैं उनको कि वह इस दबाव को, यानी कि जो सैन्य दबाव है, उसके साथ ही बातचीत आगे बढ़ाए। बातचीत किन शर्तों के साथ हो रही है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। पहले का फॉर्मूला था कि हर 10 बंधक के बदले 1 दिन का युद्ध विराम और 30 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। हालांकि अगर अब बंधकों की रिहाई पर कोई बात बनती है तो शर्तें अधिक कठोर हो सकती हैं, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। हमास के कब्जे में अभी भी 130 से अधिक बंधक हैं।
7 अक्टूबर के आतंकी हमले के दौरान हमास ने 240 से अधिक इजरायलियों को बंधक बना लिया था, जिसमें से कई दोहरी नागरिकता वाले भी बंधक शामिल हैं। हाल ही में 7 दिनों तक चले युद्ध विराम के दौरान 110 बंधकों को रिहा कराया गया। उसके बाद बातचीत टूट गई और इजराइल ने अपने वार्ताकारों को कतर से वापस बुला लिया था। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख ने एक बार फिर कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। 7 दिनों के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में कतर और इजिप्ट जैसे देश ने अहम भूमिका निभाई थी। बाकी बंधकों को छुड़ाने में भी कतर लगातार मध्यस्थता कर रहा है। शनिवार को कतर की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई। नेतन्याहू ने कहा है कि कतर के रुख को लेकर काफी आलोचना भी है, लेकिन इजराइल अपने बंधकों की रिहाई चाहता है और इसलिए वो बातचीत आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि जब तक इजराइल गाजा के लोगों के खिलाफ हमले नहीं रोकेगा तब तक वह फिलिस्तीनी कैदियों के बदले बंधकों की रिहाई पर बातचीत नहीं करेगा। करीब 70 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल की जेलों से 210 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए थे। लेकिन अगर अब बंधकों की रिहाई को लेकर कोई बात बनती है और हमास तैयार होता है तो देखना है कि वह पूर्ण युद्ध विराम के साथ साथ कितने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की मांग रखता है, क्योंकि बिना इसके वो बात मानेगा नहीं। तो देखना है कि बातचीत किस दिशा में जाती है और कब तक इस पर कोई अमल हो पाता है।